उलट व्याख्या। मोदी साहब कर सकते हैं, कबीर और रविदास को एक साथ ला सकते हैं, सिकंदर को पटना तक पहुंचा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इतिहास बहुत ही सेंसिटिव चीज है, उसमें अगर हाथ डाले तो उसके लिए पूरी तैयारी से तैयार होना चाहिए। राहुल जी गांधी वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जिसमें योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट लिखा हुआ है, तो एक परिपाटी है जो कि सब लोग उस समय लिखते थे ऐसा ही। तो इस पे तो नहीं, खैर कोई बहस बात बनती नहीं है। शालीनता जवाहरलाल नेहरू से सीखनी चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री से सीखनी चाहिए, इंदिरा गांधी से सीखनी चाहिए, जो व्यक्तिगत स्तर पर आपके क्या कहते हैं उस तरह की टिप्पणियां नहीं करते थे जैसे आज के दौर के राजनेता शुरू हो। जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए और राणा सांगा को लेकर के इतिहास को जानना ही नहीं चाहते। उसी तरह मराठी मानुस है, वो सावरकर के मामले में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें कांग्रेसी भी है। खाली ये नहीं है कि उसमें बीजेपी के लोग हों, उसमें सावरकरवादी हों, उसमें आरएसएस के लोग हों, उसमें घोर सनातन पंथी हों, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं जो सावरकर को, वीर सावरकर अपना जो है वो पूर्वज मानते हैं। योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, ये टर्मिनोलॉजी आजकल चर्चा में, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर चर्चा। संदर्भ है कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश हुकूमत का काल। उस समय बड़े अधिकारियों को या वायसराय को अगर कोई चिट्ठी लिखते थे तो उसके नीचे, जैसे आजकल लिखते हैं ना, योर्स सिंसियरली, ग्रेटफुली योर्स, उसी तरह से वो परिपाटी थी कि और मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट लिखा जाता था। गांधी भी लिखते थे। और जो मैंने पीएचडी की है काशी प्रसाद जायसवाल पे, तो जब आर्काइव में मैं काम कर रहा था, उनकी बहुत सारी चिट्ठियां हमारे पास हैं। वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे, बड़े इतिहासकार, वकील, साहित्यकार थे। उनकी चिट्ठियों में भी हमने देखा है कि और मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट लिखा हुआ। इसी पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। निचली अदालत उत्तर प्रदेश से उनको रिलीफ नहीं मिली, मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। दो दो तरह के रिएक्शन, एक तो राहुल गांधी को रिलीफ भी मिला है और दूसरा फटकार भी लगाई गई है कि आप आजादी के सेनानियों के बारे में ऐसे ही टिप्पणी नहीं कर सकते, अन्यथा भविष्य में हम स्वतः संज्ञान लेंगे। जाहिर है कि टिप्पणी का एक संदर्भ होना चाहिए, क्योंकि जो परिपाटी है क्या है वो देखना पड़ता है। जैसे माफीनामे पे बहुत डिबेट होता है, और सरल संपत ने भी अपनी किताब में, आज हमें पुनियानी साहब ने बताया कि सेकंड जो वॉल्यूम है उसमें माफीनामे उन्होंने डाला है। सवाल है कि इस तरह की टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ी। सावरकर के जीवन के दो भाग हैं। पहले भाग में वो रेवोल्यूशनरी हैं, इंग्लैंड में हैं, और इंग्लैंड में काशी प्रसाद जायसवाल भी उनके संपर्क में थे। और ये कहा जाता है कि जब वो गिरफ्तार हुए थे तो वहां फ्रांस के कोर्ट में भी वो काशी प्रसाद जायसवाल घूम रहे थे, और कलकत्ता भी उनके केस में पेश होने के लिए आए थे। बाद में काशी प्रसाद जायसवाल ने एक्टिविज्म छोड़ दिया और इतिहासकार बन गए। तो एक पहलू क्रांतिकारी का है, और दूसरा पहलू है, वो पहलू है अंग्रेजों के सामने वो सरेंडर करते हैं, पेंशन पे आते हैं। दूसरा पहलू आजादी के आंदोलन के संदर्भ में अगर देखें तो थोड़ा उलट तरह का है। तो दो भागों में देखे जाने की जरूरत है, एक क्रांतिकारी सावरकर, और दूसरा जब वो ब्रिटिश हुकूमत के साथ ठीक ठाक समझौते के साथ रहते हैं। तो कौन कितने क्रांतिकारी ये तो देखा जाएगा, उसकी इतिहास व्याख्या करेगा। लेकिन इस तरह की टिप्पणी के क्या मायने हैं। राहुल गांधी को रिलीफ भी मिली है, लेकिन साथ साथ फटकार भी मिली है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं और इस तरह की टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए। वाकई इतिहास जो है ना, इतिहास बहुत ही संजीदा सब्जेक्ट है, और जब तक की पूरी जानकारी नहीं हो, अगर जो बोले तो उसको डिफेंड करने का भी हौसला होना चाहिए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, वकील भी हैं। वकील के नाते ज्यादा और एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट होने के नाते ज्यादा समझेंगे कि आखिर जो आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, राहुल गांधी के एडवोकेट थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि किसी की भावना आहत करने का इरादा नहीं था। वैसे इतिहास की पढ़ते खोलेंगे तो जाहिर है कि इतिहास के हर तथ्य से किसी को ठीक लगेगा, किसी को खराब लगेगा, किसी की भावना आहत हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है। और भारत वैसे भी बहुलतावादी राष्ट्र है। बहरहाल चलते हैं जेपी साहब के पास और उनसे समझते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, और क्या जो इतिहासविद सलाहकार हैं राहुल गांधी के, वो किस किस तरह का रिसर्च करते हैं और क्या क्या इनपुट देते हैं, ये भी समझना
बेहद जरूरी होगा। इतिहास के जिस पहलू पे ज्यादा बात करनी है उस पर शायद कम ही बात हम लोग देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो बात होनी चाहिए थी कि आखिर इंडियन रिपब्लिक में कांग्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये भी बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कम फोकस है। फोकस किसी और चीज पर ज्यादा है। चलते हैं जेपी सिंह साहब के पास। जी सर, नमस्कार। एक बैकग्राउंड मैंने देखिए बना सर, दी छोटी सी। नहीं नहीं ठीक किया आपने। देखिए सर, यहाँ मैं परिवार से शुरू करता हूँ। जी। परिवार में पति पत्नी है। आए दिन आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर दी, हम्म। तो सीमेंट में जमा दिया। पति ने पत्नी का टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया और एक एक टुकड़ा धीरे धीरे जो है वो पूरे एरिया भर में धीरे धीरे इधर उधर फेंकता रहा, पकड़ा गया। तो यहाँ मूल बात पर आते हैं। जो पत्नी ने अपने पति की हत्या की, क्या वो अपने पति को कभी कहती है कि तुम हमारे चरण सेवक हो? वो हमेशा कहती है कि तुम हमारे चरणों की दासी। हम्म। भले उसके बाद गवा दे। आप देखते हैं कितना त्योहार करवा चौथ मनाया जाता है और झंझरी में से महिलाएं देखती हैं और उसके बाद पति का पैर छू के आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। भले मन में मनाती हैं मर जाओ, तो जो है वो ठोके भाव से मनी जो है वो हमको मिल जाए, इसके बाद हम अपना स्वेच्छाकारी जीवन जिएंगे। तो एक परंपरा एक वो होता है, तो जैसे जो राजा होता है उसके विरोधी भी उसको कभी भी जो है वो मतलब वो भले वो भीतर से विरोध करते रहे लेकिन उसके चेहरे पर आमने सामने खतो किताबत में कभी जो है वो मतलब दुश्मनी का भाव प्रकट नहीं करते। तो ये जो उस समय परंपरा थी, इस परंपरा में तो कोर्ट ने यहां तक आज कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि उस समय के जजेस भी हम्म। हिज मैजेस्टी को आपके चरणों का सेवक कहते थे। तो उनका कहना था जज साहब लोगों का कि ये एक परंपरा से बात थी, इसका मतलब नहीं कि आप वास्तव में सर्वेंट हो ही गए। हम्म। ये एक उस पद के प्रति आदर प्रदर्शित करने का तरीका था, वो एक सिस्टम था। रविन्द्रनाथ टैगोर भी लिखते थे चिट्ठी। जी जी। तो चाहे महिला स्वयं सिद्धा हो और चाहे वो घरेलू वाइफ हो, तो चरणों की दासी का जो है जो फ्रेज है, वो चरणों की दासी भले ना हो, वो चरणों की मालिक हो, सर की मालिक हो, लेकिन फ्रेज में ही कहा जाता है चरणों की दासी। अब आजादी की लड़ाई के संदर्भ में ठीक दोस्ती दुश्मनी के नजरिए से देखेंगे तो सुनने में ये बात गलत लग सकती है। सावरकर को मैं तब तक देशद्रोही नहीं मानता, मैं व्यक्तिगत, जब तक कि वो अंग्रेजों से पेंशन लेके अंग्रेजों से माफी मांगकर वो देश विरोधी काम या मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विरोध में उनको अरेस्ट करवाने में, उनको फांसी दिलवाने में अगर मदद करते तो मैं मानता कि वो जो है वो बिक गए थे। ये भी हर आदमी का लड़ने का तरीका अलग अलग है। एक आदमी सिस्टम में रह के सिस्टम को पलीता लगाता है, वो भी एक प्रकार का युद्ध ही है। कोई जरूरी नहीं कि आप सिस्टम का विरोध करें तभी युद्ध हो। आखिर ये जो अर्बन नक्सल का जो फ्रेज प्रधानमंत्री ने चलाया है, अर्बन नक्सल, आप कुछ दिन से देख रहे होंगे, तमाम बुद्धिजीवियों को बंद कर दिया, तो क्या वो नक्सलवादी गतिविधि में लिप्त थे? नहीं, वो व्यवस्था में रहते हुए व्यवस्था के विरोध में थे। उनके दिमाग में व्यवस्था का विरोध था, उनके उनके दिमाग में व्यवस्था का विरोध है। वो तमाम चीजों में खामियां देख रहे हैं, उस खामियों को वो अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से मुखर आवाज देते हैं। वो फिजिकली जो है कहीं सरकार के खिलाफ नहीं मैदान में गए। सावरकर के सेकंड फेज में ऐसा नहीं है। सावरकर के सेकंड फेज में वो जी क्रांतिकारीपन नहीं है, वो अंग्रेजों के साथ समझौते में फर्स्ट फेज में है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट फेज में बहुत नहीं, रेवोल्यूशनरी है। लेकिन जो बार बार कहा जाता है कि उन्होंने बार बार माफी मांगी, तो इसीलिए मांगी होगी ना कि वो एक बार हुआ तो फिर अपने कृत्य में पकड़े गए जो अंग्रेजों को नागवार गुजरता होगा। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं सामान्य ज्ञान से बात कह रहा हूँ।
हमारा कहना है कि सावरकर ने एक अगर जो है महात्मा गांधी की हत्या में उनकी भूमिका संलिप्त ना ही होती, तो उसके अलावा मैं आप इतिहासकार हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने उतनी क्रांतिकारिता भले न दिखाई हो, लेकिन वो कहाँ अंग्रेजों के पिट्ठू बन के उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को नुकसान पहुंचाया। जब तक ये कई बात सामने दृष्टांत है सर, उस पे नहीं जाते हैं। उसमें कई दृष्टांत है, कई एविडेंस है, एविडेंस हमारे पास भी है, किताबें रखी हुई हैं कि जी वो दृष्टांत अलग है। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि सावरकर को जब पढ़ेंगे तो दो फेज में पढ़ेंगे, एक रेवोल्यूशनरी चलिए सावरकर। ठीक है, आपकी बात हाँ ठीक है, आप इतिहासकार हैं, आप सही कह रहे होंगे, हम उस पर कोई विवाद हमारा नहीं है। बहरहाल हमने अपने सामान्य ज्ञान से जो कहा। अब जी। सवाल इस बात का है कि उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी ऐसा लिखा है, तो क्या महात्मा गांधी को कोई कहे कि जो है वो देशद्रोही थे या वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे या गुलाम थे? बहुत लोग कहते भी हैं। तो क्या हम्म ये उचित बात है? तो भाई जो आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अपने तई अपने हिसाब से काम किया, कोई यूनिवर्सल लॉ तो था नहीं कि ये करेंगे तभी क्रांतिकारी माने जाएंगे। कोई खूनी क्रांति में विश्वास करता था, कोई शांतिपूर्ण सहयोग में विश्वास करता था, हर आदमी का लड़ने का तरीका अलग अलग था। तो क्या आप इसमें जो है वो क्या कहते हैं इस तरह की बात करेंगे? अब यहाँ दूसरा राजनीतिक पहलू है। हाँ। जितने बड़े राजनेता हैं वो सब सब्जेक्ट के माहिर नहीं हैं। उनको बकायदे उनके लिए एक टीम है जो उनको बताती है। देखिए, मैं उस दिन सक्रिय वकालत में था, फिर हमने वकालत पत्रकारिता में आकर छोड़ दिया। लॉ में मेरी रुचि बनी रही, लेकिन उस वकालत के दौरान जो मैंने सीखा, और उसमें हमारे गुरु तो त्रिभुवन सिंह थे इलाहाबाद में जिला कचहरी में, लेकिन कई बार जो है वो सेशन कोर्ट के मुकदमे करते थे, तो उसमें जो है हाई कोर्ट के वकील बड़े बड़े आते थे सेशन कोर्ट में हम लोगों के वकील की तरफ से लड़ने के लिए। उसमें एक बार पीसी चतुर्वेदी साहब, जो उसमें चोटी के क्रिमिनल वकीलों में शेखर सरन, पीसी चतुर्वेदी और मुल्ला, ये आनंद नारायण मुल्ला, ये मुल्ला माने टाइटिल थी, कश्मीरी ब्राह्मण थे वो। ये तीन लोग चोटी के वकील माने जाते थे। तो पीसी चतुर्वेदी कई बार आए, तो आने के बाद लंच टाइम में हम लोग के साथ बैठते थे और हम लोग उनको गुरु मंत्र उनसे लेते थे। हम्म। तो उन्होंने एक बताया कि साइकिक वारफेयर जो है उसमें जो है वकील, सफल वकील साइकिक वारफेयर में जो है इन्वॉल्व रहता है, जो जहां मतलब क्रिमिनल की वकालत विशेष में, जिसमें गवाही और जिरह का विशेष महत्व है, कागज का विशेष महत्व नहीं है, गवाही और जिरह का विशेष महत्व। तो उनका कहना था कि साइकिक वारफेयर ये है कि आप बहुत सफाई के साथ जो गवाह है उसको, और जो बचाव पक्ष, जो दूसरे पार्टी का वकील है, आप अगर बचाव पक्ष में है तो अभियोजन का वकील, आप अभियोजन में है तो बचाव पक्ष के वकील को डायरेक्टली इनडायरेक्टली चिढ़ा दीजिए। जी। तो चिढ़ा हाँ। देंगे तो उसकी सिखाई बुद्धि तिरोहित हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ एक अंतर है सर। वो अंतर ये है कि आप पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के उपनेता संबंधित मंत्री को कुछ चिढ़ाने वाली बात कह दीजिए, वो चिढ़ करके जो है अंडबंड बोलने लगे, वो एक अलग बात है। लेकिन बाई एंड लार्ज सबको नहीं चिढ़ाना चाहिए, माने आम जनता को नहीं चिढ़ाना चाहिए। आप किसी नेता विशेष को चिढ़ा सकते हैं, उसका भी एक अवसर रहता है, वो बाकी लोगों को उसके खड़ा करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का मौका नहीं मिलना देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। साइकिक वारफेयर उचित है कि आप जो है ऐसी बात कहिए कि दूसरा चिढ़ जाए, लेकिन दूसरा चिढ़े, मांस न चिढ़े। अब सावरकर के मामले में विशेष रूप से है कि हम चाहे जितना सावरकर का मूल्यांकन करें, हम चाहे राणा सांगा का जितना मूल्यांकन करें, लेकिन हमारे समाज का एक वर्ग विशेष है जिसमें क्षत्रिय का होने के नाते मैं भी हूँ। मैं भले उससे असहमत हूँ, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में बाई प्रॉक्सी पैदा हुआ। मैं जो है वहाँ कोई गर्व का विषय मेरे लिए नहीं है। मैं कहीं भी पैदा होता तो मनुष्य के रूप में पैदा होता, यही बहुत है। लेकिन बहुत से लोग जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए और राणा सांगा को लेकर के इतिहास को जानना ही नहीं चाहते। उसी तरह मराठी मानुस है, वो सावरकर के मामले में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें कांग्रेसी भी है। खाली ये नहीं है कि उसमें बीजेपी के लोग हों, उसमें सावरकरवादी हों, उसमें आरएसएस के लोग हों, उसमें घोर सनातन पंथी हों,
उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं जो सावरकर को, वीर सावरकर अपना जो है वो पूर्वज मानते हैं। इसी तरह तमाम लोग शिवाजी को मानने वाले हैं, इसी तरह तमाम लोग संभाजी को मानने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति विशेष को चिढ़ाने के लिए सार्वजनिक रूप से, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि शालीनता जवाहरलाल नेहरू से सीखनी चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री से सीखनी चाहिए, इंदिरा गांधी से सीखनी चाहिए, जो व्यक्तिगत स्तर पर आपके क्या कहते हैं उस तरह की टिप्पणियां नहीं करते थे जैसे आज के दौर के राजनेता शुरू हो गए। आपने मनमोहन सिंह को भी सुना होगा, मनमोहन सिंह ने भी कभी इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं की। आपने नारायण दत्त तिवारी को सुना होगा, उन्होंने भी कभी इस तरह की टिप्पणियां नहीं की। आपने अटल बिहारी वाजपेयी को सुना होगा, उन्होंने भी कभी इस तरह की टिप्पणियां नहीं की। और हमने तो आडवाणी का भी जो सुना है उसमें भी कभी इस तरह की टिप्पणियां नहीं थी जिस पर मोदी साहब ने और अभी राहुल गांधी के जो भी सलाहकार हैं, जो उनका भाषण लिखने वाले हैं या जिन्होंने उनको ये सलाह दिया है, आप किसी भी मुद्दे पर चिढ़ाइए, लेकिन डायरेक्ट नेता को चिढ़ाइए, उपनेता को चिढ़ाइए और पार्लियामेंट में चिढ़ाइए, उसको आप सार्वजनिक रूप से बहस का स्थान मत दीजिए। वहां आपकी शालीनता जो है वो क्या कहते हैं बहुत जरूरी है। आप नीतियों की आलोचना कीजिए, आप व्यक्तिपरक बात मत कीजिए, आप नीति परक बात कीजिए। जैसे तो सावरकर आप सावरकर का जो बड़े हिंदू राष्ट्र का राजनेता कहे थ्योरी है, जाते जी। सावरकर का जो टू नेशन थ्योरी है, उस पे तो उनको बहस तो होती है, एकेडमिक बहस होती है उससे जबरदस्त। जी, तो होनी चाहिए। जो उनकी हम्म। थ्योरी है, जो कहते हैं उस पे बहस होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत जो मतलब जिस तरह का आक्षेप उनके ऊपर है और लोगों पर भी लगता है, या महात्मा गांधी पर ही जैसे तमाम लगने लगता है, या जवाहरलाल नेहरू पर जिन्होंने देश का बंटवारा मो- करा दिया। मोदी जी तो पता नहीं, और कबीर रविदास को एक ही जगह बता देते हैं। वो तो इतिहास की हाँ ऐसी हाँ, ऐसी नहीं, वो तो कई पीढ़ी का ऐसा समागम करते हैं कि अपने जहाँ हम लोगों को अपनी जानकारी पर शर्म लगने लगती है कि यार ये सब एक ही साथ पैदा हुए थे क्या। पूरा इतिहास भूगोल का वो जो है माठा मिला देते हैं, तो भले जो है फेंट करके जो है लस्सी बना देते हैं, आप बता रहे हैं। और उसमें मोदी जी का दोष मैं नहीं देता, जैसे मैं राहुल गांधी को इस मामले में दोष नहीं दूंगा। उनका दोष चयन में हो सकता है, क्योंकि किसी का भी भाषण तैयार करते समय उस व्यक्ति से उसके फैक्ट्स पर बात जरूर की जाती होगी और की जानी चाहिए कि आप जो बोलने जा रहे हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं जानते। और वो व्यक्ति उसमें ऑब्जेक्शन कर सकता है कि नहीं, इसको आप इसमें मत शामिल। इंदिरा गांधी का भी भाषण लिखा जाता होगा, लाल बहादुर शास्त्री का भी लिखा जाता होगा, जवाहरलाल नेहरू का भी लिखा जाता होगा, सरदार पटेल का भी भाषण लिखा जाता होगा जब पद पर थे, जब एक्सटेम्पोर बोलते थे, जब ये जो है क्या कहते हैं डिवीजन। संघर्ष की लड़ाई में थे, तब जो है वो भाषण लिखा वाला मामला नहीं है। लेकिन जब पद पर है तो एक पद की गरिमा के अनुरूप भाषण लिखा जाता है, और उस भाषण में ये देखा जाना चाहिए कि व्यक्तिगत आक्षेप न हो। अब कृष्ण ने महाभारत में अश्वत्थामा मरा, जब युधिष्ठिर ने किया तो युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। कृष्ण के कहने वो इतने पे तैयार हुए कि अश्वत्थामा मरा, नरो या कुंजरो, माने संदेह पैदा हो। और कृष्ण ने उसमें चालाकी से क्या किया कि कुंजरो शब्द का जमाना आया, तब तक उसके पहले जो है वो शंख बजा दिया, तो उस शंख की आवाज में डूब गया। नतीजा था कि द्रोणाचार्य ने जो है अस्त्र शस्त्र त्याग के अपना प्राण त्याग दे दिया कि हमारा अश्वत्थामा मर गया, जबकि अश्वत्थामा जीवित था। इस तरह की बात होनी चाहिए। और युधिष्ठिर पर भी ये जो है क्या कहते हैं वो नहीं लगा कि युधिष्ठिर ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि नरो या कुंजरो। हाँ ठीक है, ये जानते हुए उन्होंने कहा कि नरो नहीं मरा है, कुंजरो मरा है, मैंने हाथी मरा है। तो इतना उन्होंने लिबर्टी लिया, लेकिन ये लिबर्टी का मतलब नहीं कि सीधे सीधे कहते अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, और मरा नहीं है अश्वत्थामा। जैसे आज की डेट में आए दिन होता है, तमाम मरे हुए लोग जिंदा जो है 1 महीने 2 महीने 5 महीने 15 साल 13 साल बाद निकल करके बाहर चले आ रहे हैं। एक कोई महिला पता चला कि जो उसके पति जो है तो का उसकी हत्या में इसमें जेल चला गया, और एक दो दिन वो पहलू अपने हैं। बेटी के साथ 15 साल बाद पकड़ी गई जी। इसमें दो पहलू हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा है अभी थोड़ा सा। जी 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 एक तो है कि एक आम परिपाटी है, एक जो कर्टसी होता है चिट्ठी लिखने का, और राहुल जी गांधी वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जिसमें योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट लिखा हुआ है। तो एक परिपाटी है जो कि सब लोग उस समय लिखते थे, ऐसा है।
तो इस पे तो खैर कोई बहस बात बनती नहीं है, लेकिन उसके बनती बाद नहीं ना, पब्लिक डोमेन इसीलिए में, इसीलिए तो उन्होंने स्टे कर दिया ना। लेकिन पब्लिक डोमेन में जो व्यक्ति होता है उसके हर एक्टिविटी पे बहस होती है। चर्च गांधी को लेकर देखिए, गोली मार दे रहा है वो, उधर सादवी, उधर नहीं, प्लास्टिक का बना के धर्म संसद में गाली गलौज दे रहा है, उस पे तो कोई मुकदमा नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बात नहीं समझ रहे धर्म ना संसद, वो। देखिए देखिए, इसमें कोई रोक नहीं है कि आप मुकदमा ना करें। इसके लिए अपना आपको एक आईटी सेल बनाना पड़ेगा या लीगल सेल बनाना पड़ेगा जो इस तरह के मामले देखे और जगह जगह मुकदमा करे, क्योंकि अब ये राजनीति इस स्तर पर उतर आई है। हाँ वो ये मैं कह बड़प्पन रहा हूँ। वाली बात नहीं है कि आपने कुछ कह दिया हम्म, उन्होंने सुन लिया। ये जवाहरलाल नेहरू के बड़प्पन वाली बात नहीं है कि नेहरू के स्टेचर का बड़प्पन हो कि आचार्य नरेंद्र देव दिल्ली में जाके रामलीला मैदान में जो है नेहरू सरकार की धज्जियां उड़ाते थे, और उसके बाद खाना वो भी खाते नेहरू थे। जी के यहाँ रुकते थे और रात में वहीं उन्हीं के साथ तीन मुर्गी भवन में एक ही मेज पे बैठ के वो खाते थे। इसी तरह लोहिया और नेहरू की भी दोस्ती लोग बताया बताया करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये उस समय की बात उस समय की है ऐसी। अब स्टेट्समैन नहीं है, अब लोग नेता है सर केवल। नेता अब है, वो यस। राजनेता नहीं है, न उस तरह का कोई स्टेचर है। अब वो पैसा खर्च करके चुनाव जीतते हैं, भ्रष्ट आचरण से चुनाव जीतते हैं, तमाम भ्रष्ट आचरण करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। इलाहाबाद में तो नेहरू जी लड़ते थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन हम लोग देखते थे कि एक दिन के लिए मैक्सिमम वो इलाहाबाद की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते थे और एक दिन वोट डालने आते थे। बाकी समय वो पूरे देश में प्रचार करते थे। और जबकि इलाहाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी जिससे नेहरू जी लड़ते थे वो कोई ब्राह्मण बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। वो नहीं। लार्जली डोमिनेटेड बाय बैकवर्ड्स एंड मुस्लिम्स। और इसके बाद भी जो है क्या कहते हैं, नेहरू जी थम्पिंग मेजोरिटी से यहाँ चुनाव जीतते थे। तो अब उस तरह की तो बात ही नहीं रह गई ना। अब तो जो है वो हम्म। वो स्टेट्समैन की जगह जो है वो क्या कहते हैं, नीति नेता टाइप के लोग पैदा होने लगे। अब स्टेट्समैन कहाँ है आपको बताओ। तो निशिकांत वो दुबे सुप्रीम कोर्ट के जज जज पे स्टेटमेंट दे रहा है कि क्या देश में बताइए, दंगा भड़का रहे हैं। हाँ? यही नहीं उसके खिलाफ उसकी पार्टी क्या ले रही है। अब्दुल्ला जी ने कह दिया कि हमने उनको कह दिया कि अब आइंदा इस तरह का भाषण मत दीजिएगा। उसके बाद अगले दिन उन्होंने कुरैशी को जो है मुस्लिम के नाम पर लपेट लिया। हम्म। और जो है वो आपने निशिकांत दुबे को कौन सा कारण बताओ नोटिस दिया कि क्यों ना आपको पार्टी से निकाल दिया जाए। लेकिन वहां कुछ भी संभव हम्म। है। आपके स्वामी है, बीजेपी में है, अभी पिछले समय तक एमपी थे, अभी इन्होंने अपनी चीज में जो है उनको टिकट नहीं दिया, क्या कहते हैं, मोदी ने नहीं देने दिया। लेकिन वो आए दिन मोदी जी ये शाह इन सब लोगों को अभी आपके इस मामले में जो है कह रहे हैं कि शाह को जो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, निकाल देना चाहिए मंत्रिमंडल में, ये दोनों लोगों को निकाल बाहर कर देना चाहिए सरकार से। तब भी उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। तो वहां आपस में तो ये है कि आर जा बार जा कान में समार जा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो पूरे देश के स्तर को देखिए, इन्होंने पूरे स्तर को गिरा दिया है एकदम जमीन में रसातल में। आपसे बता, आप देवगौड़ा भी कुछ दिन थे, इंद्र कुमार गुजराल भी कुछ दिन थे आपके क्या कहते हैं प्राइम प्रधानमंत्री। मिनिस्टर। इन लोगों का ही कोई स्टेटमेंट दिखाइए जो उन्होंने बिलो दी बेल्ट जो है क्या कहते हैं वार किया हो। मनमोहन सिंह का दिखाइए, अटल बिहारी वाजपेयी का दिखाइए। अटल बिहारी वाजपेयी तो इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार तक जो है उन्होंने कह दिया था। क्या आपने प्रधानमंत्री जो वर्तमान है इनसे उम्मीद है कि ये दुर्गा का अवतार विपक्ष के किसी नेता को कहेंगे? या अगर ये विपक्ष तो का कोई प्रधानमंत्री था, मनमोहन सिंह नहीं बोलते थे तो मनमोहन कह दिया इन्होंने। और ये पार्लियामेंट से लेके सर्वदलीय बैठक सब जगह सब भागे रहते हैं, तो इनको क्या कहा जाए? राठौर दास, वो तो हम्म। थोड़ा सम्मानजनक हो जाएगा। भगोड़ा कैसा लगेगा? लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में भगोड़ा शब्द कहा जाए तो ये जो है मेरा संसदीय शब्द मैं नहीं मानता। प्रधानमंत्री आफ्टर ऑल प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति आफ्टर ऑल राष्ट्रपति है। प्रधान राष्ट्रपति को सब लोग प्रधान जानते हैं कि ये सरकार का रबर स्टैंप होता प्रधानमंत्री है। स्वयं प्रधानमंत्री स्वयं चुनाव में मटन, मुसलमान, मंगलसूत्र सब कुछ कह सकते हैं, उन पे कोई क्या मर्यादा बताइए, लागू नहीं होती। कोई मर्यादा। तो उन्होंने देखिए, हमेशा जो बौने कद का या दरमियाना शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरमियाना कद का जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होता है वो आपसे स्टैंडर्ड मैदान में आके नहीं लड़ सकता। वो आपसे हम्म। अपने ही मैदान में लड़ सकता है। नतीजा है कि वो जो है घुमा फिरा के आपको कोशिश करता है कि आपको ला के अपने मैदान में लाए लड़ने के लिए। लेकिन जो समझदार विरोधी है उसका, या प्रतिद्वंदी कहिए, विरोधी कहिए, जो भी कहिए, वो उसके जाल में नहीं फंसता है।
वो अगर सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात करता तो उसको ऐसी जगह घेरना चाहिए जहां वो बात जो है व्यक्तिगत डायरेक्ट टू डायरेक्ट हो जाए, वो सार्वजनिक न बनने पाए। आप ये जो सार्वजनिक बात बन गई सावरकर की या इस तरह की कोई बात बन गई, तो इसमें विपक्ष को भी बहुत सावधान रहना चाहिए ये सब कुछ भी जी बोलने के जी जी पहले, और जी जी प्रतीकात्मक रूप से कुछ भी बोलना चाहिए ताकि अर्थ भी लोग समझ जाएं और जो है वो क्या कहते हैं, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत जी। मानना है। जी। चलिए सर, अब ये शुक्रिया अगर बहुत बहुत। ये अगर सुप्रीम कोर्ट कहे नेता विपक्ष को कि आइंदा आप इस तरह का जो है व्याख्यान मत दीजिएगा वरना स्वतः संज्ञान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर कही गई बातों का संज्ञान नहीं लेता है। उन्होंने जो भी कहा मौखिक कहा, अपने आर्डर में इस तरह कुछ भी लिखवाया नहीं है। और उन्होंने उनके वकील से पूछा अभिषेक मनु सिंघवी के कि हम इसमें स्टे देने के इच्छुक हैं, लेकिन आपको भी जो है आश्वासन देना पड़ेगा कि आप इस तरह के लूज टॉक्स जो है वो क्या कहते हैं नहीं करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जो है क्या कहते हैं मौखिक रूप से कोर्ट को आश्वासन दिया कि हम नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने आदेश लिखवाया, लेकिन ये सब बातें मौखिक रूप से हैं। अगर आप कानूनी रूप से जाएंगे तो इसका कहीं कोई महत्व नहीं है। और कोई जी जरूरी नहीं कि राहुल गांधी का कोई और इस तरह का मामला हो और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए तो दूसरी पीठ में जाएगा तो इस पीठ के इस मौखिक कथन का वो संज्ञान भी ले नहीं भी ले सकती। जी ये सब बातें कानूनी रूप से हैं, लेकिन कानूनी रूप से होने के नाते एक नैतिक और एक जो है सामाजिक जिम्मेदारी, एक परंपरा की जो बात होती है, तो उसमें यही है कि किसी भी राजनेता को अगर वो बड़े कद का है तो उसको बौनी बातों पर या दरमियाना टाइप की बातों से बचना चाहिए। इससे जी उसका स्टेचर और बढ़ता है। जी। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और खास नसीहत है, और नसीहत ये है कि गैर जिम्मे इस तरह का जो व्याख्या, उलट व्याख्या मोदी साहब कर सकते हैं। कबीर और रविदास को एक साथ ला सकते हैं, सिकंदर को पटना तक पहुंचा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इतिहास बहुत ही सेंसिटिव चीज है, उसमें अगर हाथ डाले तो उसके लिए पूरी तैयारी से तैयार रहना चाहिए। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट नहीं है, 17 सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस के ऊपर निशिकांत दुबे की आपत्तिजनक टिप्पणी, अभी क्या हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, और क्या होगा भी कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, और वो भी संसद के बाहर कहा गया। दूसरी बात है कि अगर आप बड़े नेता हो तो जिन धाराओं में आपको रिलीफ मिलेगी, उसी सुप्रीम कोर्ट के बगल वाले रूम में उन्हीं धाराओं में हो सकता है कि अगर आम जनता हो आप, तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। क्या ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है? ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ। कई ऐसे केसेस आए हैं अभी मेरे नज़र के सामने कि जिन धाराओं में नेताओं को रिलीफ दी गई, उन्हीं धाराओं में आम लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया। कैसे इसकी व्याख्या होगी? आपके ऊपर। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।